प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान। नाज़रीन, हुकूमत ने एक मरतबा फिर इंदिया दिया है कि वो 18वीं तरमीम पर नज़रसानी का इरादा रखती है, लेकिन अपोजिशन ने एक मरतबा फिर सख्त लहजे में कहा है कि न इस पर वो बात करना चाहते हैं, न इस पर बात होगी। 18वीं तरमीम अटल है, इस पर बात ही नहीं की जा सकती। सवाल ये पैदा होता है कि इस मौके पर हुकूमत को ये ख्याल क्यों आया कि वो 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए बातचीत करे। और अपोजिशन, दूसरा सवाल यह है कि अपोजिशन का इस पर इतना सख्त रवैया क्यों है कि वो इस पर बात ही नहीं करना चाहती। बातचीत के दरवाजे तो हमेशा खुले रहने चाहिए सियासत में, और इन उमूर पर बातचीत करके अगर मज़ीद बेहतर किया जा सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन का रवैया दो टोक और सख्त क्यों है कि वो इस पर बातचीत ही करना नहीं चाहती। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि हुकूमत अपोजिशन के क्या कोरोना में जो सूबों की परफॉर्मेंस रही है उसकी बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंची है कि 18वीं तरमीम को में तब्दीली लाई जाए, या वजह कुछ और है। एक तो हम प्रोग्राम में इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इसी से आगाज़ करेंगे। मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर हैं। औरिया साहब खुशामदीद। इरशाद मदारिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं औरिया साहब आपसे शुरू करता हूँ। ये 18वीं तरमीम हुकूमत इस वक्त इस पर दोबारा से इंदिया दिया गया, अगरचे जब से हुकूमत आई है वो इस पर बात कर रही है, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब हम आहंगी की ज़रूरत है, अपोजिशन हुकूमत को एक होकर चलने की ज़रूरत है, तो एक जो तनकीद हुकूमत पर हो रही है और वो अपोजिशन ही की जानिब से हो रही है कि आप ऐसे मौके पर कौम को तकसीम क्यों कर रहे हैं और ऐसे मौके पर आप ये 18वीं तरमीम का जिक्र क्यों छेड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि हुकूमत चाहती क्यों है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि हुकूमत इस पर बात करना चाहती है और इस मौके पर क्यों रियलाइज़ हुआ है उसको कि इसमें तमाम शिकें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, कुछ चीज़ों में तब्दीली होनी चाहिए। जिस दिन 8वीं तरमीम ख़त्म हुई थी तो नवाब अकबर बुगटी जब वोट दे के वापस आए तो कोयटा में उनके पास बैठे हुए थे। तो मैंने कहा आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, आपने आमरीत की एक तरमीम जो ख़त्म कर दी। उसने कहा एक सेफ्टी वॉल्व था जो निकाल दिया गया है, अब इस मुल्क के अंदर जब भी कोई तब्दीली आएगी तो वो 2 ट्रकों और एक जीप के साथ आएगी, और वही हुआ। फिर 99 के अंदर मुशर्रफ आ गया और उन्होंने पलट के रख दिया, और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मुशर्रफ का साथ दिया। ये बड़ी तल्ख हकीकत है, इससे पहले भी साथ दिया, बाद में भी साथ दिया, और जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी सियासी एलीट साथ देती है, ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है। बुनियादी तौर पर होता ये रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन में जितनी भी तरमीमें हुई हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान का मफाद देख के नहीं हुई। पाकिस्तान के आइन में सबसे पहली तरमीम जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद अपने आइन में 4 दिन के बाद की थी, और वो सेकंड अमेंडमेंट थी, और जिसके अमेंडमेंट के तहत उसने जजों के इख्तियारात को महदूद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक। चौथी तरमीम जो है वो एक वाहिद तरमीम है जो कि भुट्टो साहब ने की थी, और वो थी कादियानियों के लिए, और वो कादियानियों को अक़लियत करार देने के उसलिए कौम का प्रेशर बिल्ट हुआ तब हुई थी। उसके बाद जितनी भी तरह ज़ियाउल हक ने की या बाकी, इन सब के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त होती रही है पाकिस्तान की नेशनल असेंबलियों की। अगर कोई शख्स ये कहता है कि आमर एक जो है एक तरमीम करके चला गया, तो उसके बाद जो 400 बुद्धू बैठे हुए थे, क्या उन्होंने उन पर दस्तखत नहीं किए? अगर एक ज़ियाउल हक, एक मुशर्रफ या कोई और ये तंजीम करता है और वो वाजिबुल सज़ा है, वो वाजिबुल कत्ल है, तो फिर वो सारे लोग जिन्होंने उनको इंडोर्स किया, जिन्होंने उनको इंडेमनिटी दी, वो भी उसी तरह वाजिबुल कत्ल है। अब आते हैं 18वीं तरमीम के ऊपर। जी हाँ, पहली बात है कि इस वक्त इमरान खान से की हुकूमत को कोई और मौजू मिल नहीं रहा, इसलिए शायद वो खोला हुआ है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के बारे में कंफ्यूजन है वो शायद दुनिया में किसी और जगह इंसानी सेहत के मामले में इतनी कंफ्यूजन कभी नहीं हो सकती। मैं बहुत हैरान हूँ। उसकी मुझे बुनियादी वजह मैं चीख इसलिए रहा हूँ कि मैं कम अज़ कम 3-3.25 साल जो है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट और इस्लामाबाद में फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रहा हूँ, और मुझे पता है कि डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, नर्सें क्या सोच रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ क्या सोच रहा है। उनको पता चल रहा है कि उनके ऊपर हव्वे उठ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये बीमारी कहाँ लेके चली जाएगी। हम आज तक पाकिस्तान के इमरान खान का पीटीआई हो या कोई और पार्टी हो, आज तक आपस में एक दूसरे में सास बहू की लड़ाई से बाहर नहीं निकल सके। एक कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इनको ना इसकी संजीदगी का एहसास है, इनके घरों तक जब तक कोरोना नहीं पहुंचता ये कभी भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो इस वक्त सोचने की बात नहीं। बाकी 18वीं तरमीम के बारे में मैं खुल के बहुत लंबी बात कर सकता हूँ कि किस किस मफाद के तहत बनाई गई, क्यों बनाई गई, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल एक तरमीम नहीं है पाकिस्तान के, इस पर बात करते हैं जरा, क्यों बनाई? जी एक जी कहते हैं।
एक फिक्र नहीं। पाकिस्तान के ये कम से कम 180 तरमीमें हैं। ये पाकिस्तान के भुट्टो के आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है। ठीक है, राइट, चलें इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताइए इरशाद आरिफ साहब, क्या 18वीं तरमीम पर जो बहस है वो कौमी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाएगी इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। देखिए, एक तो ये है कि आइन में तरमीम हो सकती है, उसका तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। उसके अलावा कोई नहीं कह रहा कि कोई फ़ौजी आमिर इसमें तरमीम कर दे आज खुद, या कोई अदालत इसमें तरमीम कर दे। कहा यही जा रहा है कि जी जो तरीक़ाकार है पार्लियामेंट को इस पर सोचना चाहिए। इस वक्त ये बात इसलिए चली है कि कोरोना के इशू पर जो सूबों और मरकज़ के दरमियान मसाइल पैदा हुए, वसाइल के हवाले से, फ़ैसलों के हवाले से, इक़दामात के हवाले से, इसकी बुनियाद पर यह सवाल उठा कि क्या 18वीं तरमीम की वजह से 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जो इख्तियारात और वसाइल दे दिए गए हैं, इसके बाद पाकिस्तान के जो फेडरेशन है वो मजबूत हुई है, कमज़ोर हुई है, इस तरीके से मुल्क चलाया जा सकता है, फेडरेशन को नहीं चलाया जा सकता। ये सवाल जब पैदा हुआ तो फिर 18वीं तरमीम का ज़िक्र आया। एक बात, 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो ये छुप छुपा के की गई, यानी किसी को इल्म नहीं था। जो आइन का तरीक़ाकार है वो ये है कि जी जो डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में होगी, फिर जो मुसवदा तैयार होगा वो कायमा कमेटी को जाएगा, कायमा कमेटी के बाद वो मुश्तहर होगा, आम लोगों से राय ली जाएगी कि जी ये कायमा कमेटी ने एक मुसवदा, एक बिल तैयार किया है, इस पर आपकी क्या राय है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक कायमा कमेटी बनाएगी जिसने एक तरमीमी बिल तैयार किया, जिस आइन के जिस तरह औरिया से बता रहे हैं 100 से ज़ायद आर्टिकल्स को टच किया गया, उनको मस किया गया, और उसके बाद चंद मिनट के अंदर अंदर वो आइन की तरमीम मंजूर कर ली गई। उससे पहले किसी को हवा नहीं लगने दी गई। और हालत ये थी कि लोग वोट भी दे रहे थे और एक दूसरे से पूछ भी रहे थे कि इसमें है क्या, जिसके हक़ में हम वोट दे रहे हैं। ये एक। अब जो मसाइल सामने है वो क्या हैं? तालीम का मसला है। सूबों में कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन तालीम का बुनियादी जो ढांचा है सारे का सारा उनके हवाले कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के, यानी हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोअर एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो तो पहले सूबों के पास थी। हायर एजुकेशन जब आपने सूबों के हवाले की, उनमें कैपेसिटी नहीं थी। हालत ये है, किसी आप वाइस चांसलर से पूछें, वो कहते हैं कि जो मसला हम जो हायर एजुकेशन विफाक का होता था वो हमारा एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते में हल होता था, वो अब 6 महीने में भी हल नहीं होता। क्योंकि अब वो जो स्कूल चलाने वाले सेक्रेटरीज़ थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, सेक्शन अफसर थे, उनके हवाले यूनिवर्सिटीज़ की गई हैं। शर्मिला साहिबा, पहले मुझे ये बताइए, जैसे औरिया साहब ने कहा कि कोई सहीफ़ा आसमानी तो है नहीं कि इस पर बात ना हो सके। इतना सख्त मौक़िफ़ शेरी रहमान साहबा का मैं बयान पढ़ा था, वो कहती हैं 18वीं तरमीम का कोई एक लफ्ज़ तब्दील नहीं हो सकता, इस पर ना बात हुई है ना बात हो सकती है। इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों है? अगर एक तजर्बा अच्छी नीयत के साथ भी किया गया, एक तरमीम अच्छी नीयत के साथ भी की गई और उसमें कुछ शोबों में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो बैठकर बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है फिर भी आप इसी नतीजे पर पहुंचे कि तब्दीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बातचीत करने में हर्ज क्या है? जी शुक्रिया। देखिए, मैंने अभी आपके मौजूद मेहमान गिरामी की गुफ्तगू सुनी, मेरे ख्याल से वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इस वक्त जो आप हालात और मामला देख रहे हैं मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से, इस वक्त तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल है किसी और को ये बात सोचनी ही नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि हम किस तरीके से लोगों की जानें इस वबा से बचाएं, किस तरीके से उन लोगों तक रोज़गार पहुंचाएं जो इस लॉकडाउन और इस वायरस की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं। इस वक्त हर हुकूमत का, दुनिया भर में आप ले लें, कहीं और किसी भी आईनी शिक पे या किसी और मामले पे डिबेट हो ही नहीं रही है। दुनिया के 180 ममालिक, 190 ममालिक ले लें जो आज इस वबा से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है? सियासत हो रही है, इस वबा पे भी सियासत हो रही है, फिर आटे चीनी के ऊपर भी सियासत हो रही है। कौन सियासत कर रहा है जी? सूबे कर रहे हैं, वफाक कर रहा है, या सूबे वफाक के साथ कर रहे हैं? वफाक कर रहा है। ये सारी चीजें वफाक की जानिब से आ रही हैं
क्योंकि वफाक इस वबा के मामले में हर जगह पर उन्होंने एक ऐसे मामलात खड़े कर दिए हैं जिससे ये वबा पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। ताफ्तान के मामले को मिस हैंडल किया गया, तबलीगी जमात के मामले को मिस हैंडल किया गया, और जो एक मिक्स्ड मैसेजेस जो वफाक की जानिब से आ रहे हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लोगों को वबा से मरना चाहिए या खुदा न खासा लोगों को भूख से मरना चाहिए, ये तो मवाजना ही नहीं होना चाहिए। रियासत का काम ये है कि आप वबा से भी बचाएं, बीमारी से भी बचाएं और आप भूख से भी बचाएं। इस वक्त तो फोकस ये होना चाहिए कि जब आप इस वबा से निकलेंगे तो आप दुनिया भर एक ग्लोबल रिसेशन की जानिब जाएगी। आपने लोगों के पास रोजगार कैसे पहुंचाना है, रोजगार के मौके कैसे देने, आपकी तो सारी फोकस इस पे होनी चाहिए। इस वक्त आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि आप अपने फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, जो आपके डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, जो चिल्ला रहे हैं, हर सूबे में चिल्ला रहे हैं, जो इस वबा से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, उनको किस तरीके से बचाना है, उनकी हिफाजत किस तरीके से करनी है, लोगों की हिफाजत किस तरीके से करनी। आपके अस्पतालों में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर उनका इलाज कर सकें। आपका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। लेकिन मसला इसमें शर्मिला साहबा एक प्रॉब्लम ये है ना कि जब एनएफसी वार्ड के थ्रू पैसे सूबों को दे दिए जाते हैं, आपने अमली इक़दाम उठाने हैं। शर्मिला साहबा मगर यही तो इशू है। और चले 18वीं तरमीम के ऊपर आ जाते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर क्यों डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के ऊपर डिस्कशन हो चुकी, 18वीं तरमीम के ऊपर एट लेंथ डिस्कशन हो चुकी है। तमाम जमातों के नुमाइंदे उस पार्लिमानी पार्टी के अंदर थे जिसके अंदर ये तरामीम को डिस्कस किया गया। उसके बाद जब ये तरामीम असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आई गई तो इसके ऊपर वोटिंग की गई। अब जहां तक बात ये की गई कि जनाब की एजुकेशन जो है उसको डिवॉल्व कर दिया गया, सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है, तो सूबों की कैपेसिटी बढ़ाने में वफाक मदद करे। फिरदौस साहब, ये इस वक्त क्यों ख्याल आया हुकूमत को कि 18वीं तरमीम पे बात होनी चाहिए? शर्मिला साहबा कह रही हैं इस वक्त तो सिर्फ इस पेंडेमिक सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए बात होनी चाहिए थी। रिलीफ कैसे देना है, सूबों की मदद कैसे करनी है, हेल्थ के इश्यूज हैं, फिर रोजगार के मसले हैं, राशन पहुंचाना है, इन पर बात होनी चाहिए थी। आप एक नया मौजू लेकर बैठ गए तकवी साहब। नहीं, एक मौजू नहीं लिया। आप देखिए, आज अगर आपने बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो अभी इख्तिताम हुई है, शर्मिला ने भी सुनी होगी, वो शिकायत क्या कर रहे हैं कि हेल्थ के मैदान में वफाक मदद नहीं कर रहा, लेबर के लिए वो मदद नहीं कर रहा। भाई ये सब्जेक्ट्स तो डिवॉल्व किए गए थे सूबों को, ये किधर से करेंगे? खाकान अब्बासी साहब का आपने स्टेटमेंट सुना दिया। मैं शर्मिला बीबी के लिए और मकबूल जान साहब तो वैसे ही बड़े काबिल आदमी हैं, उनको मुझसे बेहतर ये फिगर्स पता होंगी कि पाकिस्तान का पूरे बजट में से जो 5.5 ट्रिलियन था, जो एस्टिमेटेड था, जो अब कहीं भी नज़र नहीं आता होगा, उसके अंदर 2.1 ट्रिलियन तो डेट रीपेमेंट था, 1.6 ट्रिलियन डिफेंस था, 2.8 ट्रिलियन सूबों का था। तो वफाक के लिए तो पैसे ही नहीं बचते थे, ना तनख्वाहों के लिए ना कुछ, वो सब डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब वो उसका जवाब ये देते हैं टैक्स रेज कर ले। वहाँ भी सूबों ने जो अपने अपने सेल्स टैक्स की सर्विसेज टैक्स कर लिए, वो पहले एक था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, लिखा हुआ कानून इस तरह है, जहां जहां फायदा नजर आ रहा है वो और पैसे लिए जा रहे हैं। ये पूरी 18वीं तरमीम जो थी वो वफाक को मजबूत करने के लिए थी, लोगों का सर्विस लेवल इंप्रूव करने का था कि जी सर्विस लेवल इंप्रूव हो जाएगा फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन, और जब वो सब इंप्रूव होगा तो मुल्क जो है ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आज 10 साल के बाद अगर पाकिस्तान का कोई न्यूट्रल आदमी तज्जिया करे कि क्या सर्विस लेवल बेहतर हो गया है, क्या तालीम बेहतर हो गई, चाहे सेहत बेहतर हो गई, क्या मजदूर के हालात बेहतर हो गए, चाहे कल्चर में इजाफा हो गया, क्या स्पोर्ट्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई, वो जितने सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हुए थे उसमें हमारी स्टैंडिंग बेहतर हुई या घट गई? अगर बेहतर हो गई तो 18वीं तरमीम जिंदाबाद, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और अगर ये कहें कि वफाक जो है वो ज्यादा मजबूत है माजी के मुकाबले में, तो मैं कहूंगा कि हाँ जी 18वीं तरमीम कामयाब हो गई। हम यही समझते हैं कोई सहीफा नहीं है जिसके ऊपर बातचीत नहीं हो सके, तरीक़ेकार मौजूद है। अगर वो असेंबली जिसने पास किया था, आज की असेंबली दूसरी असेंबली है, आज के जो असेंबली है उसको ये हक है कि वो किसी भी आइन के या कोई भी बिल भी पास कर सकती है और आइन की तरमीम भी कर सकती है आइन के मुरवज्जह तरीके से। ये कहना कि हम ये करने नहीं देंगे
तो ये तो वो फिर असेंबलियों की इज्जत नहीं कर रहे, ये तो सड़कों पे फैसला करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहना क्या चाहती है इससे कि अगर PMLN का वजीर आजम ये कहता है कि NFC अवार्ड को तब्दील होना है और वो 18वीं तरमीम का हिस्सा है, ये किसने कहा कि 18वीं तरमीम में सब कुछ गलत है? हमारे लिहाज से डिबेट हो सकती है कि क्या आप समझते हैं वजीर जो कमजोर आजम की पहलू हैं, मुद्दत उस पर 2 दफा से नजरसानी ज्यादा होनी चाहिए नहीं। जी ठीक है, बिल्कुल सही है सर। एक जी, बिल्कुल। आपने जैसा कि कहा फिरदौस नकवी साहब के, बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि वफाक को मदद करनी चाहिए सूबों की। यही नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वफाक नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म काम नहीं कर सकते, सूबों की मदद नहीं कर सकते, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, तो रिज़ाइन करें, घर चले जाएं। इस्तीफे का मुतालबा किया बिलावल साहब ने इमरान खान साहब जी, से। तो फिर 18वीं तरमीम के बाद तो वही तो कह रहा हूँ, हेल्थ तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हाँ, तो इस Health पर अगर आप क्या, हमारे जो एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? एक मुख्तसर सा, एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर इसका जवाब शर्मिला साहब से लेंगे और इसका तज्जिया करेंगे और शाह साहब भी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। औरिया साहब, अभी शर्मिला साहबा कह रही थी कि वफाक सियासत कर रहा है सूबों के साथ कोरोना जैसे मामले पर, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अभी हम बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, बिलावल साहब ने ये कहा कि वज़ीर आज़म को रिज़ाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के मामले में सूबों की मदद नहीं कर पा रहे। अब फिरदौस नकवी साहब कह रहे हैं कि हेल्थ तो एक सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, तो वो वफाक से मदद क्यों मांग रहे हैं जबकि उनके पास बजट में भी इस सिलसिले में पैसे मौजूद हैं, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। तो सियासत तो सूबे कर रहे हैं, तो कौन सियासत कर रहा है, किसके साथ कर रहा है औरिया साहब? देखें, रजा रब्बानी साहब ने बाकायदा लुड्डी डालते हुए ये कहा था कि हमने जनाब तमाम डिवॉल्व कर दिया है, अब हमने कंकरेंट लिस्ट ख़त्म कर दी है, अब हम हेल्थ भी है सूबों के पास, तालीम भी सूबों के पास, जैसा हम निसाब चाहेंगे बनाएंगे। रोते किस बात के हो भाई? रोते किस बात का फिर इस इश्यू के ऊपर? आपने, मैं आपका बात बताऊं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या है? इनको अब एहसास हुआ है कि सिंध अलहदा पाकिस्तान से नहीं रह सकता, ना पंजाब पाकिस्तान से लगा रह सकता है, ना अगर ये एहसास हुआ है और ये साहब, तो फिर तो ये 18वीं तरमीम में नजरसानी पर मुखालिफत नहीं करनी चाहिए अगर ये एहसास हो गया सिंध को। तो आप इन्होंने 4 सल्तनतें बना दी थी मुकम्मल तौर पर। आप सोच सकते हैं कि पूरी इसका नुकसान क्या हुआ है? इसका नुकसान ये हुआ है कि एक बंदा आम आदमी को नुकसान हुआ है। जो अमीर आदमी है ना, मेरा बच्चा है, शर्मिला फारूकी का बच्चा है, उसका बच्चा है, वो पढ़ता है में, उसका सिलेबस नहीं बदलता, वो पेशावर में भी वही पढ़ता है, वो लेवल कराची में भी वही पढ़ता है, वो लाहौर में भी वही पढ़ता है। जो गरीब आदमी का बच्चा है वो अगर ट्रांसफर हो जाए, सिंध में कोई और सिलेबस पढ़ता है, लाहौर में कुछ और पढ़ता है, पेशावर में कुछ और पढ़ता है, कोयटे में कुछ और पढ़ता है। अच्छा, हेल्थ का मसला है, मेरा बच्चा, अमीर आदमी का बच्चा, MNA का बच्चा, उसका अस्पताल प्राइवेट मजिस्टर है, वो एक तरह के अस्पताल से जाकर इलाज कराता है, उसका पता है यहाँ ये फैसिलिटीज है, उसका पता है आज मैं लाहौर के डॉक्टर अस्पताल से उठूंगा तो कल मैं कराची के किसी और अस्पताल में चले जाऊंगा। इनका प्राइवेट हेल्थ इनके हाथ में गई है, इनका गरीब आदमी का आदमी रुल गया है। मसला सारा यह है कि आपने 4 बुनियादी तौर पर तकसीम कर दिया पूरे मुल्क को और गरीब आदमी को तकसीम किया। आपका बच्चा तो जाके पढ़ा था ईटन में, जाके इंग्लैंड में, आपकी औलादें तो जाके पढ़ जाती हैं अमेरिका में और यूनिवर्सिटियों में, और मेरे बच्चे को, गरीब आदमी के बच्चे को तुमने सत्यानाश कर दिया है। उसको ये नहीं पढ़ता कि आज मैं सिंधी पढ़ूंगा या मैं आज पश्तो पढ़ूंगा या पश्तो बलोची पढ़ूंगा या कुछ और पढ़ूंगा, आज मैं किसकी तारीख पढ़ूंगा। हालांकि मैं एक बात बताऊं, मैं डायरेक्टर जनरल था उस वक्त मैं आसार कदीमा का, मैंने कहा ये ना करें, दुनिया पूरी में आसार कदीमा कौमों का वर्षा होता है। इन्होंने उठा के आसार कदीमा प्रोविंस को दी, मंजू दाड़ू तबाह कर दिया। क्यों किया आपके ख्याल में? ये किस सोच के तहत किया? ये क्यों किया गया आपके ख्याल में? मुझे ये, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर इन्होंने ये देखे, मेरी बात सुने, ये सिंध की बाउंड्री किसने खींची हुई है? लॉर्ड नेपियर ने बनाई हुई है। पंजाब की बाउंड्री किसने खींची हुई है? लॉर्ड नॉरिस ने बनाई हुई है। बलूचिस्तान की बाउंड्री किसने बनाई हुई है? संडेमन ने बनाई हुई है। KPK की बाउंड्री, और तुम अंग्रेज की बाउंड्रियों के ऊपर खून बहाते हो। बिल्कुल सही है शर्मिला साहब, आप ये पॉइंट्स हैं दोनों की बात आपने सुनी है। ये फिरदौस नकवी साहब कह रहे हैं कि अगर तो 10 साल में 18वीं तरमीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, तालीम बेहतर हुई है, सेहत बेहतर हुई है, तो 18वीं तरमीम जिंदाबाद, नहीं हुई तो फिर नजरसानी होनी चाहिए। और ये साहब की बातें भी आपने सुन ली है कि इस पर जो है वो चलें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये क्यों किया गया, इसमें बदनीयती शामिल हो सकती है, लेकिन इसके समरात तो नहीं निकले ना।
देखिए, जरा तहम्मुल से सुने और तहम्मुल से सोचिए। बात यह है कि आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फैसले या जो तब्दीलियां इस मुल्क में 60-70 साल में नहीं आई, वो 5-10 साल के अंदर सूबे का, क्या पाकिस्तान की तारीख में वफाक के पास थे? क्या इस मुल्क की हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हो गई? क्या इस मुल्क की आवाम को वो समरात मिल गए जो एक आदमी चाहता है कि जी सस्ती बिजली हो, गैस की फरामी हो, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, हेल्थ फैसिलिटीज उसके पास मुयस्सर हो? क्या ये हो गई? आप सूबों की कैपेसिटी बढ़ाएं। अच्छी बात है अगर सूबे अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, अपने रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, अपना निसाब बना रहे हैं। कैसे बढ़ाएं शर्मिला साहब, क्या करें? विफाक के पास तो पैसे ही नहीं है। अच्छा, एक तो आप प्लीज, आपसे बड़ी गुजारिश होगी कि आप बाकी सब लोगों की तो गैर इंटरप्शन सुनते हैं गुफ्तगू, आप मेरी भी सुन लें। नहीं, आप कहिए, मैं तो जिम्मे सवाल कर रहा था। नहीं, आपने सवाल कर लिया और मैंने तहम्मुल से सुन लिया, अब आप तहम्मुल से जवाब सुनने का हौसला भी रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बात की गई कि जी हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है जी, हर सूबे ने अपनी कैपेसिटी के तहत हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस पेंडेमिक के इस इशू के ऊपर दुनिया भर की जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज, जो आप और मैं शायद वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी क्या बात है जी, अमेरिका में क्या हेल्थ फैसिलिटीज हैं या इंग्लैंड के अंदर क्या हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आज वो भी कोलैप्स कर गई हैं। दे हैव कोलैप्स्ड। आज वहां भी डॉक्टर्स मर रहे हैं, आज वहां पर भी कॉरिडोर्स के अंदर मरीज पड़े हुए हैं, आज वहां पर भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान की आप क्या बात कर रहे हैं? इस इशू के ऊपर आप उठा के आप ये कहें कि जी ये सिंध या बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब जो है ये पेंडेमिक को डील नहीं कर सका, तो जी बिलावल साहब कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब पे? तो एक ऐसी सिचुएशन है, आने वाली सिचुएशन है शर्मिला साहबा, तो तालीम के हवाले से आप सूबे अपनी अपनी कैपेसिटीज डेवलप कर रहे हैं। एनएससी अवार्ड की बात हुई तो जी एनएससी अवार्ड तो रिवाइज हुआ और हर साल रिवाइज होना चाहिए। पहले तो एक पॉइंट के ऊपर एनएससी अवार्ड दिया जाता था, पॉपुलेशन पे भी दिया जाता है, अब उसके वसाइल के ऊपर भी दिया जाता है, आप उसे रिवाइज करें। और जहां तक डिफेंस स्पेंडिंग का ताल्लुक है, वो तो वफाक का काम है, वो तो सूबों को डिवॉल्व नहीं हुआ जी। वफाक का काम है डिफेंस स्पेंडिंग करना, वफाक का काम है डेट सर्विसिंग करना। आप सूबों को मदद करें कि उनकी कैपेसिटी चाहिए। आपसे मुसलसल इख्तिलाफ कर रहे हैं फरदौस नकवी साहब, जरा उनका मौक़िफ़ ले लें कि असल में 18वीं तरमीम ने एनएफसी अवार्ड में एक ऐसा सुकुम डाल दिया है जिसका शायद शर्मिला को एहसास नहीं है, इसलिए वो बात कर रही हैं कि 18वीं तरमीम में ये लिख दिया गया है कि आप अवार्ड में कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं। यहां जो अभी है वो देने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वफाक कमजोर हो रहा है, और यहां बात हो रही है कि उस परसेंटेज को कम किया जाए और वफाक के पास शेयर ज्यादा रखा जाए। दिस इज द डिबेट इन द 18th अमेंडमेंट। ये कौन कह रहा है कि सूबों को डिवॉल्व नहीं करे? हमने कहा ये जो ट्रांजिशन हुई, जिस तरीके से भी हुई, पीटीआई पावर में नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेवल ऑफ सर्विस जो 2010 में था उसके मुकाबले में खराब हुआ। उसकी वजूहात चाहे वफाक का रोल हो, चाहे उसमें सूबे का रोल हो, बहैसियत पाकिस्तानी, चाहे वो शर्मिला साहब की साहिबा की पार्टी हो, मेरी पार्टी हो, हमें तो ये जज करना है कि अवाम को वो फवाइद हम पहुंचा सके जो आइन की रूह के लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि तमाम अवाम को पहुंचे। मेरा उसके अंदर तज्जिया जितने मैं देखता हूं, जितनी फिगर्स देखता हूं, जो इवन एनजीओज की और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके नंबर्स आते हैं, दैट लेवल ऑफ सर्विस हैज गॉन डाउन। जब लेवल ऑफ सर्विस, जैसे कुछ चीजें नहीं डिवाइड, देखिए पॉलिसी जैसे हो रही है, मकबूल जान साहब कह रहे थे एजुकेशनल पॉलिसी नेशनल होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन प्रोविंशियल हो सकता है। पॉलिसीज शुड ऑलवेज बी नेशनल, चाहे वो आपकी लेबर पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी हो। आप देखिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये सब्जेक्ट सूबे में चला गया, यहां जाली ड्रग्स बना के की जा रही हैं। ये जो लोगों का वो राइट्स होती हैं, प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स सो दैट नोबडी कैन कॉपीराइट एक्ट्स हैं, उसके लिहाज से या पेटेंट्स हैं, वो नहीं फॉलो कर रहे प्रोविंसेस।
वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इससे वो उनको छोड़े हुए। इसकी वजह से बड़े लकूनाज आगे बदनाम हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमारे FATF के अंदर जो है हमें तो परेशानी आपके ख्याल में नकवी साहब इस पर बातचीत होनी चाहिए और फौरन होनी चाहिए? अभी बातचीत का वक्त है इस पर? अभी ये क्योंकि ऑपोजिशन का कहना यह है कि अभी जरा आप पूरा कोरोना पे तवज्जो दे लें, इस पर बाद में उठा रखें इस मामले को। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बात यह कि ये आया ही कोरोना की वजह से, इससे कि इस वक्त जब ये पैंडेमिक हो गया, आज आपने खुद बिलावल साहब की बात सुनी, मजदूर को पैसे दो, हेल्थ के लिए पैसे दो, मईशत को मजबूत करने के लिए पैसे दो, प्रोविंस को दो। अच्छा भाई पैसे दो का, मईशत का पहिया चल नहीं रहा तो टैक्स कहां से जमा करूंगा? वो फैसले तो मईशत का पहिया चले या नहीं चले वो सूबा फैसला करेगा, और टैक्स जमा करेगा वफाक, और जो जमा करेगा वो देगा सूबे को। ये भाई गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है। पैसे आएंगे कहां से जो वफाक दे भी? वहां उतने ही नहीं जमा हो रहे जितने पहले जमा होने थे। वो क्राइसिस पे क्राइसिस आ गया। तो अब इस क्राइसिस को पाकिस्तान को कमजोर करना है क्या? डिफॉल्ट में लेके जाना है पाकिस्तान को, या पाकिस्तान रहेगा तो हम सूबे रहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके बाकी तज्जिया निगार कि पहले मुल्क है फिर सूबे। अगर किसी ने कहा कि पहले सूबे और फिर मुल्क है तो हम उसके खिलाफ खड़े। पहले पाकिस्तान को मजबूत करो और सूबों को भी मजबूत। और ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखते थे, इन्हें बताया इन्होंने लोकल बॉडीज के साथ क्या किया। 2007 के बाद से PFC का नहीं दिया। क्या ये अवाम की खिदमत कर रहे? ये सिर्फ टीवी पे आके बयानात देते हैं, लॉकडाउन कर देंगे, इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है। पानी दे नहीं पाते, बसें ला नहीं पाते। कराची शहर जिसको 25,000 बसों की जरूरत है, वहां 4,000 बस चलती है, जहां 2007 के बाद से एक कतरा पानी नहीं आया। जहां की पूरी सीवरेज जो है खुले समंदर में बहा दी जाती है। ये है सर्विस लेवल जो प्रोविंस के पास 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ है। और फिर हम कहते हैं कि हम इसकी तारीफ करें, कैसे करें? बिल्कुल सही है। कब तक इंतजार करें इसका? कूड़ा नहीं उठता इस सूबे ये बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम्स हैं सूबाई सतह पर। अब मुझे शाह साहब ये बताइए, जरा बिलावल साहब के बयान पर अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा कि बिलावल साहब ने ये कहा है कि अगर आपसे काम नहीं होता तो जनाब आप इस्तीफा दे घर चले जाएं, हमें दे दें, हम चला लेंगे इस मुल्क को, वफाक को चला लेंगे। आपको बिलावल साहब का शिकवा दुरुस्त मालूम होता है? और अभी नहीं, मुसलसल जब से ये कोरोना की सिचुएशन है, वो कभी बैनुल अक़वामी इदारों को भी इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वफाक सूबों की मदद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हो रही है। शिकवा दुरुस्त लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 10 साल से, बल्कि अब 12 साल होने लगे हैं 2008 से है। और इनकी हुकूमत है इमरान खान की 2 साल से। एक बात पहले 8 से 13 तक हुकूमत विफाक में भी ज़रदारी साहब की थी, बिलावल साहब की थी, बिलावल साहब की पार्टी की थी। तो ये इस तरह की बात जो है मैं तो नहीं समझता कि जस्टिफाइड है। एक बात। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग की, कैपेसिटी जब वसाइल आपको दे दिए गए, इख्तियारात, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास पैसा है, कैपेसिटी उसने अपनी बढ़ानी है या कोई और बढ़ा के देगा? ये तो अजीब बात है कि इसका मतलब है सूबे तो ये मान रहे हैं कि उनके अंदर ये अहलियत सलाहियत नहीं है, उनकी हुकूमतों की, उनकी ब्यूरोक्रेसी की, उनके सियासतदानों की, कि वो जो वसाइल उनको मिलते हैं, जो इख्तियारात मिलते हैं, वो उनको इस्तेमाल करने की अहलियत नहीं रखते। तो यही तो इशू है कि आपने उन लोगों को, उस यूनिट को इख्तियारात भी दे दिए, वसाइल भी दे दिए, जिसके अंदर ना इख्तियारात इस्तेमाल करने की अहलियत है, ना वसाइल इस्तेमाल करने की अहलियत है, और उसके नतीजे में आपने फेडरेशन को कमज़ोर कर दिया। देखें, ये इसका 18वीं तरमीम का डेवोल्यूशन ऑफ पावर का एक बुनियादी शर्त ये थी कि आपने अजलाई हुकूमतें जो हैं, ज़िली हुकूमतें जो हैं, बल्दियात को मजबूत करना है, सारे वसाइल उधर मुंतकिल करना। जो एक सवाल जो मेरे जहन में पैदा हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों को दे दिए जिनके पास अहलियत नहीं है, तो अहलियत का तायुन तो वोट से होता है ना। अहलियत तो सूबे में भी खराब हो सकती है और गैर जो नाअहल लोग हैं वो वफाक में भी नहीं। अब इस वक्त रोना मरकज तो नहीं रो रहा, रोना जो है सूबा रो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब जो बयानात दे रहे हैं, उससे तो सवाल, वो खुद ही तो कह रहे हैं कि हमें मरकज़ ये दे दे। भाई मरकज़ ने तो आपको सब कुछ दे दिया।
ये सवाल तो सूबों की तरफ से उठ रहा है, मरकज़ की तरफ से तो नहीं उठ रहा। मरकज़ तो यही कह रहा है कि हमने आपको वसाइल दे दिए, इख्तियारात दे दिए। मैं तो मरकज़ की नुमाइंदगी नहीं कर रहा या सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक लेमैन के तौर पर ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो लोग इसके मेमार थे, ख़ास तौर पर मैं रज़ा रब्बानी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो चूँकि मरकज़ गुरेज़ उनका जहन हमेशा से था, वो मरकज़ के मुखालिफ थे। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जनाब वाला ये एक डायनामेट फेडरेशन की बुनियादों में रखा जा रहा है कि आपने आज पेशावर एयरपोर्ट जो है वो बाचा खान एयरपोर्ट है, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की, पाकिस्तान बनने के बाद हमेशा मरकज़ की मुखालफत की और पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया, उनके नाम पर आपने एयरपोर्ट बना दिया। और सरदार खान अब्दुल क़य्यूम खान, जिसने तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में हिस्सा लिया, जिसने वहाँ तालीम का ऐसा निज़ाम बनाया कि आज तक लोग याद करते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज, उसका नाम निशान आपने मिटा दिया। दूसरी बात, मैं ज़िलों की बात कर रहा हूँ कि अजला को आपने कितना बाख्तियार किया, अजला को आपने कितने वसाइल दिए। बल्दियाती निज़ाम ऐसा क्यों नहीं लाया है जिसकी वजह से देखें नीचे से ऊपर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ऊपर से अगर करनी है तो फिर मरकज़ के हवाले सब कुछ कर दे, पहले वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, फिर आपको इख्तियारात दे देगा, वसाइल भी दे देगा। आप कहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, किसने करनी थी? आपने जब अख्तियार भी ले लिया, वसाइल भी ले लिया, फिर उनको आपने इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ा नुकसान जो इस 18वीं तरमीम के नुकसानात में से एक है कि हमें फेडरेशन बिखरती हुई महसूस हो रही है कि एक मरकज़ से कहा जाता है आप ऐलान करें, वो ऐलान करते हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन होगा, एक सूबा 10 दिन का करता है, दूसरा 5 दिन का करता है, तीसरा 8 दिन का करता है। तो ये क्या कहाँ मरकज़ रह गया, कहाँ फेडरेशन रहेगी? या तो आप उसको पहले दिन कह दें कि जी हम फैसले करेंगे, हुए हैं फैसले। ये इस कोरोना की वबा ने हमारे यहाँ जो पोल खोला है वो इस चीज़ का खोला है कि यहाँ कोई सूबाई हम आहंगी मौजूद नहीं रही। पोल इस बात का खोला है कि जो वसाइल सूबों को मिले हैं वो सारे के सारे ना तालीम पर खर्च हुए हैं, ना हेल्थ पर खर्च हुए हैं, ना मजदूर पर खर्च। ये जो बातें आपकी तरफ से की गई, मरकज़ से क्यों मांगे जा रहे हैं मजदूर? इसका जवाब बिल्कुल सही है। इसका जवाब सर शर्मिला साहब देंगी कि अगर आपके पास और आपके पास वसाइल हैं, पैसे आपको दे दिए गए हैं, तो परफॉर्म आपने करना है, यानी सूबों ने करना है। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ये सवाल शर्मिला साहब के सामने रखता हूँ, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। शर्मिला साहब, बाकी जो मेहमान हैं उनकी राय यह है कि अगर इख्तियार सूबे के पास है, वसाइल सूबे के पास हैं, तो परफॉर्म सूबे ने करना है। विफाक से अब मजीद आप क्या मांग रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक पेंडेमिक का ताल्लुक है तो ऐसी वबा शायद हमारी जनरेशन में पहली बार आई है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी तरक्की पजीर मुल्क भी या तरक्की याफ्ता मुल्क, उनके पास वो वसाइल आज नहीं मौजूद इस पेंडेमिक से डील कर सकें। आप दुनिया का कोई मुल्क उठा के दें, हर मुल्क के अंदर यही एक मसला सामने खड़ा हुआ है कि उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उनके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, उनके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास ट्रेन डॉक्टर्स नहीं है जो इसको डील कर सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर हमारे फ्रंट लाइन वेंडर्स जो कि हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, आज उनकी अनफॉर्चुनेट बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो लड़े जा रहे हैं और लड़े जा रहे हैं। और वफाक से एक ही चीज़ मांग रहे हैं, जनाब प्लीज मुल्क के अंदर एक प्रॉपर लॉकडाउन किया जाए। तमाम से लॉकडाउन की तरफ गए हैं, लेकिन वफाक की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये कोई और मुल्क का वजीर आजम, किसी और मुल्क का सदर ये बात नहीं कह रहा जो हमारे मुल्क का कह रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे मामले में ठीक है, आपकी एजुकेशन और जो हेल्थ के सेक्टर्स हैं वो डिवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इस पेंडेमिक को डील करने के हवाले से आपको वफाक की मदद दरकार है। न्यूयॉर्क का गवर्नर जो है वो ट्रंप से मदद मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि किसी भी स्टेट के पास वो वसाइल नहीं है। ऐसे मौके पे क्या वफाक से क्या मदद चाहिए? सूबे को मदद क्या चाहिए? विफाक से क्या लानत मलामत करनी चाहिए?
क्या सूबे को अटैक और करना पैसे। चाहिए? बलूचिस्तान के अंदर क्या हो, मुल्तान के अंदर आप देखेंगे डॉक्टर की मारपीट हो रही है। शर्मिला साहबा ये बता दीजिएगा ना कि सूबे को यानी सिंध को विफाक से क्या चाहिए, विफाक इमरान खान साहब क्या करें सिंध के लिए? सिंध को टेस्टिंग किट्स दें, सिंध को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दें, भीख मांग के सिंध को वेंटिलेटर्स दें, सिंध की मदद करें लॉकडाउन करने के लिए। एक मिथ जो हम चाह रहे हैं कि वफाक की जानिब है कि हाँ जी लॉकडाउन होना चाहिए, लोगों को घरों में रहना चाहिए इस कोरोना से। दुरुस्त है, अब बिल्कुल सही है। अब वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन जरा साहब इस पर अपनी राय का इजहार कर दें। नकवी साहब आपसे शुरू करते हुए, ये वेंटिलेटर्स चाहिए जी आपसे, किट्स चाहिए जी? मैं देखिए ये मैं पहली चीज शर्मिला से और आप सबसे मुद्दबाना गुजारिश करते हुए, इस वक्त जो स्टेट ऑफ कोरोना वायरस का स्प्रेड इस मुल्क के अंदर है, अगर ये मुल्क 70 साल के बाद इस लेवल को डील नहीं कर सकता तो खुदा ना खास्ता कोई 22 करोड़ की आबादी वाला कोई और मुल्क ले लें जिसमें पैंडेमिक सही तरीके से पहुंचा हुआ है, तो ये तो सूरत हाल जो होती बहुत खराब होती। बता दीजिए कि इस सूबे ने बस 12 साल में कितने वेंटिलेटर्स खरीद के लाए, कितने अस्पतालों में तैयारियां की हुई हैं इन्हीं ने डील करने के लिए विद नॉर्मल सिचुएशंस। बात यह स्टेट ऑफ हेल्थ अफेयर्स कोरोना के ऊपर तो ये पैंडेमिक है। मैं शर्मिला के साथ हूं कि वफाक को सब कुछ कर देना चाहिए जो वो कर सकता है, हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, लेकिन करे कहां से, वो जाए किधर? अगर जेब में झोली में कुछ है ही नहीं देने को तो कहां से दे? जो दे सकता है वो कोशिश कर रहा है। या आप बताएं कि किताब खोलें, बजट की किताब खोलें, फौज का खर्चा काट दो, हवाई जहाज का कहां से दें? ये सही आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं, कहां से दें? यहाँ ये सही है, डेट्स भी देने हैं, वो पुरानी हुकूमतों ने जो पैसे और इधर लगा दो, तो मैं मानता हूं। मेरे पास वक्त कम है, औरिया साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि वेंटिलेटर खरीदना पिछले 10 साल में या 15 साल में, ये तो सुबह ने खरीदने थे ना आम हालात के लिए भी, ये जरूरी नहीं है कोरोना आना था तो वेंटिलेटर्स तो वैसे भी अस्पतालों के पास होने चाहिए थे, नॉर्मल रूटीन की जरूरत से भी कम है। तो आज मांगना तो इसका मतलब है कि सुबह को अपना हिसाब भी तो देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। देखिए मेरी बात सुने, मैं बात खत्म करता हूं। पाकिस्तान के 70 साल की तारीख में 2 मॉडल हैं, 1947 से लेकर 1957 तक और 2010 से लेकर 2020 तक। एक है अवार्ड मॉडल जिसमें पाकिस्तान स्क्रैच से शुरू हुआ था, एक आना उसके पास नहीं था, और इस 10 सालों के अंदर दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन के उठ गया था, और वो उस वक्त हुआ था जब फेडरेशन मजबूत थी। एक ये है 2010 से लेकर अब तक पाकिस्तान जिल्लत और रुसवाई की गहराई में गिरा है, पाकिस्तान के वसाइल तबाह हुए हैं, पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, और आज ये वेंटिलेटर मांगने की रो रहे हैं। आप अंदाजा करें, क्या न्यूयॉर्क का बंदा जो है बातें करते हैं पेंडेमिक वहां है, क्या वहां पर न्यूयॉर्क का बंदा जब बाकी है वो ट्रंप से मांगता है मुझे वेंटिलेटर लेके दो? वो खुद अपने आप को रिसोर्सेज जनरेट करता है। आपके ना आपके फ्रंट आपको देने में, पूरे सिंध के अंदर जो 2 अस्पताल हैं बड़े अस्पताल वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, JPMC NSCBD, मैं उनको खुद इंचार्ज रहा हूं उन अस्पतालों का। इस्लाम आपने आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या है बाकी जगहों के अंदर? बाकी जगह भी हेल्थ की सिंपल सी बात है, लड़ने दड़ने की बात नहीं है इस वक्त। आज पेंडेमिक आपको सिखा रही है कि इंसान बन जाओ, वरना मारे जाओगे, इस तरह मारे जाओगे कि लाशें बिखरी होंगी। 18वीं तरमीम पर बात होनी चाहिए, इस वक्त भी हो सकती है, और 18वीं तरमीम की वजह से मुल्क को मजमूई तौर पर नुकसान हुआ है। बाकी तीनों मेहमान इस पर कन्विंस हैं। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।